बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो इस वक्त अर्बन फ्लडिंग और मानसून का सिलसिला चल रहा है, जिसके बारे में भी कहा जा रहा है 3 स्पेल और मौजूद हैं। जो हालात चकवाल, जेहलम, रावलपिंडी, इस्लामाबाद के हमने देखे और जो मनाजिर हम देख रहे थे, तो उस पर हमें जिसे कहते हैं ना, हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि इसके ऊपर हमें कुछ ना कुछ प्लानिंग करने की ज़रूरत है। हुकूमत के हवाले से भी और आवाम के हवाले से भी इसमें हमारे जो रवैये होते हैं या फिर हमारे जो अमल हैं उसको भी देखने की ज़रूरत है। इसके बारे में इसका तदारुक किस तरह किया जा सकता है, डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के हवाले से एजुकेट आवाम को कैसे किया जाए और इस तरह के मामलात से निपटने के लिए मुनासिब इंतज़ामात क्या किए जाएँ, इस पर बात की जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो तहरीक इंसाफ की तहरीक कितनी तवील है और कितना रिज़ल्ट ओरिएंटेड होगी और सेनेट के इलेक्शन में कितने पैसा चलेगा और जो टिकट दिए गए किन किन को दिए गए और बीच में शोर उठ रहा है कि पैसे वाली मोटी असामियों को दे दिए गए। साथ साथ जो पेट्रोलियम मसनूआत की अंदर कीमतें बढ़ने का इम्पैक्ट है वो क्या होगा, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान शुरका भी गुफ्तगू करेंगे और इस पर गुफ्तगू की जाएगी। और इसी हवाले से आज के प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा है इसमें हमने दावत दी है फॉर्मर जो एनडीएमए के मेंबर और स्पोक्स पर्सन थे ब्रिगेडियर मुख्तार साहब को। वो हमारे साथ मौजूद होंगे। हम पहले बढ़ेंगे उनकी जानिब और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे अर्बन फ्लडिंग के हवाले से। हमारे साथ जूम पे मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुख्तार अहमद साहब, जो कि साबिक मेंबर हैं एनडीएमए के और तर्जुमान भी रहे हैं। मुख्तार साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। थैंक यू आसिफ फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। ब्रिगेड साहब, ये बताइएगा कि हम क्या तैयार नहीं थे? क्योंकि हमने देखा कि एनडीएमए का अदारा जब बना, हमने 2001 में भी इस्लामाबाद में फ़्लड की सिचुएशन देखी। उसके बाद 2010 का सैलाब की बात करें और मुतअद्दिद बार चीज़ें हुई। हमने जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ मिलकर एनडीएमए ने एक एसओपी भी तैयार की थी कंस्ट्रक्शन के हवाले से, फिर मैकेनिज़्म के हवाले से हमारे जो पीडीएमएज़ हैं, उसके बाद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके मैकेनिज़्म पे बात हुई। अभी जो कुछ गुज़िश्ता कल की बात करूं या परसों की बात करूं, जो इस्लामाबाद, चकवाल, जेहलम और उसके अंदर जो मनाजिर हमने देखे, आपको क्या लगता है कि इसके अंदर हमारी टाउन प्लानिंग का कसूर है, इसके अंदर हमारे लोगों की बेएहतियाती है, उसके अंदर क्या इदारे सोते रह गए, क्या वजह थी? जी आसिम भाई, सबसे पहले तो हम बात करेंगे माहौलियाती तब्दीली की। जी जी क्लाइमेट चेंज में पाकिस्तान है वो फ्रंट लाइन के तौर पे सामने आया है। जी, टॉप 10 क्लाइमेट कंट्रीज में है, नो डाउट इस पे टॉप तो। 10, जी, फिफ्थ कंट्री है। और वेयर एज हम अगर देखें तो हमारा ग्रीन गैस एमिशन में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1% है। और लेकिन हम जो है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में 5वें नंबर के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्टेड कंट्रीज में। यहाँ पे जो रोल है मुख्तलिफ इदारों का, सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारा काम कर रहा था। अर्ली वार्निंग सिस्टम बिल्कुल इंफॉर्मेशन शेयर हुई। इस दफ़ा जो रेनफॉल है वो अबव नॉर्मल हुई। मेट डिपार्टमेंट ने भी प्रेडिक्ट 20% किया। इंक्रीज की हमें अल्टीमेटम में एक जी रिपोर्ट आई थी। जी जी बिल्कुल। जी 25% जो है इस दफ़ा जो बारिशें एक्सपेक्टेड थी उससे ज़्यादा मानसून में बारिशें। लेकिन ये जो आपने फिनोमिना बात की है रावलपिंडी, इस्लामाबाद की और चकवाल की ख़ास तौर पे, ये बिल्कुल डिफरेंट एक फिनोमिना है। ये क्लाइमेट चेंज में जब आप देखें कि ये इतनी बारिश मुसलसल 18 घंटे रावलपिंडी में और क्लाउड बस्ट की जो सिचुएशन है चकवाल में जो हुई है, जिसमें 400 मिलीमीटर से ज़्यादा का बारिश हुई है। 425 ये क्लाउड मिलीमीटर 425 मिलीमीटर बारिश हुई है। इस फिनोमिना को समझने की ज़रूरत है कि क्लाउड बस्ट जो है वो जो 1 महीना बारिश होनी होती है वो चंद घंटों में बारिश हो जाती है। और हमारा जो निज़ाम है, जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं बेसिकली, कि जो शहरी हमारा निकासी आब का है, सीवरेज सिस्टम है या तैयारी है, वो उस लेवल की नहीं थी। क्योंकि अर्बन फ्लडिंग में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत पुराना हो चुका हुआ है और ये जो माहौलियाती तब्दीलियां हैं ये पिछले 8 से 10 साल में पाकिस्तान को ज़्यादा इन्होंने अफेक्ट करना अच्छा शुरू ब्रिगेड किया है। साहब, एक टर्म यूज़ की जाती है, क्योंकि मेरा भी इस इदारे के साथ एनडीएमए के साथ और इस डिज़ास्टर कवरेजेस के हवाले से बड़ा एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनली भी और पाकिस्तान के हवाले से भी। हम कहते हैं डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। आप इस चीज़ से वाकिफ़ भी हैं, आप तो इस इदारे में रहे हैं। जी हम जी उसके लिए कितने अवेयर थे? हमें उसके बारे में हमारे इदारों को, हमारे लोगों को कितना बताया गया? मीडिया ने क्या किरदार अदा किया? क्या इस पर प्रोग्राम्स किए गए? हमें जब थ्रेट मिल रही थी तो हमने उसके ऊपर कोई काम जी किया?
जी। आसिम भाई, आपका जिस तरह एक्सपीरियंस है डिजास्टर की रिपोर्टिंग के सिलसिले में, आपने काफ़ी इसको कवर किया है, और ये इसके लिए भी खास ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है कि आप डिजास्टर को समझते हो। तो जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि शहरी जो फ्लडिंग होती है और इसकी जो तैयारी है, वो मुमकिन हुई हुई थी उस लेवल की कि नहीं हुई थी। आपने पिछले सालों में कराची में देखा शहरी फ्लडिंग हुई वहाँ पे, और आपने वो भी देखा कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इतना पुराना था जिसने उसको सपोर्ट नहीं किया। इसी तरह जेहलम में और चकवाल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसने भी सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि इसकी तैयारी में इंफ्रास्ट्रक्चर को हम ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकते। इसको फंक्शनल बनाना होता है, इसको हर आए दिन जो नई हम हाउसिंग कॉलोनीज बना रहे होते हैं, नई डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, उसमें डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का एलिमेंट जरूर मद्देनजर रखना होता है, ताकि कभी भी फ्लडिंग हो या कोई इस तरह का वाक़या जो अभी चकवाल में पेश आया है, वो उसको सपोर्ट करे और शहरियों की माल और जान की हिफाजत की जा सके। हम्म। ये पहले नहीं हुआ, ये अभी लेटेस्ट ट्रेंड्स में है, और अभी भी ज़रूरत इस अमर की है कि इस चीज़ को सीरियसली देखा जाए, और हमारे जितने भी शहरों की डेवलपमेंट है, प्लानिंग है, इस एंगल से देख के, और जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव किया जाए, और नया इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं वो उस काबिल हो कि इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, क्राइसिस आते हैं, तो वो उनको सपोर्ट कर सके। अच्छा ब्रिगेड साहब, इसमें एक ये भी फिनोमेना है, वैसे तो हम बात क्लाइमेट चेंज की भी कर रहे हैं, हम उसके अलावा बात कर रहे हैं अपनी तैयारी की। एक फिनोमेना ये है कि जब आपके एक्स्ट्रा बारिशें या क्लाउड बस्ट होता है तो हमारे डैम्स भी फुल हो जाते हैं, चाहे तरबेला डैम हो, मंगला डैम हो, रावल डैम की बात करें, सिमली डैम की बात करें। अब एक जो एक्सेस है जो दरिया की, वो जो आपका एग्जिट पॉइंट है वो दरिया समा है, वहाँ पे पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद के ड्रेन्स भी उधर ही आते हैं, नाले भी उधर ही आते हैं, और स्पिलवे के पानी भी उसमें ही जमा होके उसको एक बिफरे हुए दरिया की सूरत बना देते हैं। तो आपको लगता नहीं है कि इसके लिए हमें कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बनाना चाहिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम बननी चाहिए कि कब कब वो दरवाजे खोले जाएं, और जब इस तरह का अर्बन फ्लडिंग हो रही हो और इस तरह की बारिशें हो रही हो तो उस वक्त जो है डैम के लिए हमें कोई अल्टरनेट वेज इस्तेमाल करने चाहिए, ताकि अगर हम स्पिलवे खोलते भी हैं तो वो डायरेक्ट दरियाए समा के बजाय उसका कोई रूट और बन जाए। जी, आपने जो क्वेश्चन किया है ये एक पार्ट है क्लाइमेट चेंज का, जिसमें आपने रिवराइन फ्लड और डैम मैनेजमेंट के बारे में क्वेश्चन किया है। हम्म। लेकिन इसमें अगर ओवरऑल बिगर क्वेश्चन को हम पहले एड्रेस करें कि क्लाइमेट चेंज जब आता है तो उसके अंदर अर्बन फ्लडिंग होती है, रिवराइन फ्लडिंग होती है, ग्लेशियर्स मेल्ट फास्टर होते हैं, उसका पानी और उसका जो दरियाओं में पानी का लेवल है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्रिगेड साहब, ये तो उसके इन किनारे। टोटलिटी हम बात करते हैं ना जनरलाइज जी फॉर्म में। मैं जी इस वक्त बात कर रहा हूँ जी रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जेलम और चकवाल जी की। मैं कह रहा हूँ कि जी ये जो एलिमेंट्स बीच में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि 2001 में भी यही सिनेरियो क्रिएट हुआ था जिसके बाद ये- अर्बन फ्लडिंग यही हुई मैं थी। यही मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हम्म। इन सबको इन्वॉल्व होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर हम रिवराइन फ्लड और इनकी डैम्स की बात करते हैं तो उसमें फेडरल फ्लड कमीशन है, फेडरल फोरकास्टिंग डिवीजन है, आपका वापडा है, पीसीआईडब्ल्यू है, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री है। इस तरह ये तमाम इदारे जब मिलके एक लाहे अमल बनाएंगे, तो उससे जाके हम हर किस्म के डिजास्टर को बैठ के देख सकते हैं। रिवराइन फ्लडिंग है जिस तरह आपने क्वेश्चन उठाया है, पिंडी और इनके हवाले से कुछ डैम हैं जो जिनका लेवल इंक्रीज होता है तो वापडा उसको मॉनिटर कर रहा होता है, और उसमें दरवाजे उसके खोल के रिलीज करता है पानी। और कुछ डैम हैं जो कि बन रहे हैं, मजीद छोटे छोटे डैम और मजीद इंक्रीज किए जा सकते हैं पिंडी सराउंडिंग एरिया में, जिधर पानी रिजर्वायर इकट्ठा भी किया जा सकता है, जो कि शहरियों को आने वाले वक्तों में काम भी आ सकता है, और वाटर मैनेजमेंट भी इजी हो सकती है। अच्छा ब्रिगेड साहब, अभी जो पैटर्न चल रहा है, हम अल्नीनो की बात करते हैं, लनीनियो की बात करते हैं, ये जो पैटर्न है इसको कैसे देखते हैं आप? ये कौन सा पैटर्न है? जी, ये जितना सिस्टम अभी पाकिस्तान में एंटर हुआ हुआ था, और ये मानसून के सिस्टम में है, ये मानसून के सिस्टम अभी जो है बहुत स्ट्रांग मानसून सिस्टम आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और इनका बिहेवियर बहुत एरेटिक है। हम्म। कोई प्रेडिक्शन जो नॉर्मल हमारे जो रडार सिस्टम जो पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट का डेटा में फोरकास्टिंग करता है, वो इस तरह के इंसिडेंट को सम टाइम उनके रडार्स की कैपेसिटी ही नहीं है कि वो उनको अर्ली वार्निंग में ट्रांसफॉर्म करके लोगों को बता सके। फॉर एग्जांपल, ये जो चकवाल का इंसिडेंट है, ये पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट ने बिल्कुल वार्निंग दी, लोगों को बताया भी सही,
बट इसके लिए बड़े हाई रेजोल्यूशन रडार्स चाहिए होते हैं जो कि एक्चुअल एक्यूरेट प्रेडिक्शन करें और लोगों को बताएं कि महफूज मकामात पे शिफ्ट करने का रिएक्शन टाइम हो। लेकिन इस तरह के जो क्लाउड बस्ट वगैरह इंसिडेंट होते हैं, इसमें रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर उसको सपोर्ट ना करे, तो ये तमाम शहरी इलाकों में और ख़ास तौर पे लो लाइंग एरियाज में, और जो घर इंक्रोचमेंट के ज़रिए बने हुए हैं, पानी की गुजरगाहों के अंदर बने हुए हैं, वो अफेक्ट होते हैं और उसमें जानी और माली नुकसान दोनों होता है। जी, गवर्नमेंट जो इस वक्त इस जितनी सूरत भी। हाल में तकरीबन 178 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं जी। इन हादसात में, लेकिन जी। जी। अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की तादाद में लोगों की जानों को बचाया भी गया है, जिसमें पाक आर्मी, बिल्कुल। हमारे और इदारे, हमारी लोकल जी। एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे पुलिस के हकाम। इवन अगर हम देखें तो जेलम में एक पुलिस कांस्टेबल भी बचाते हुए शहीद हुआ। वो खुद अपना बिल्कुल। तवाज़ुन खो बैठा और रस्सी जिससे पकड़ के लोगों को बचाया जा रहा था वो रेले में बह गया। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, बात यहाँ पे मैं बात ये कहना चाहूंगा, के यहाँ पे एक मैं कहना चाहूंगा कि जहाँ पे हमने कीमती जानों का नुकसान हुआ है और हमें अफसोस भी है इतनी अमवात का, लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो इदारे हैं, जिसमें पाक फौज है, उनके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं, वासा है, सिविल डिफेंस है, पुलिस है, और सारे इदारे, रेस्क्यू 1112 है, शायद मैं एक दो और का भी नाम लेना भूल रहा हूँ। इनको हमें शाबाश भी देनी चाहिए कि इन्होंने विद इन 24 आवर्स, आज देखें कि पिंडी में ट्रैफिक रवां तवां थी और जिंदगी मामूल के ऊपर आ चुकी थी। बेशक ये इन बेशक। लोगों की काविशें हैं, मेहनतें हैं, और कुछ पॉलिसी फ्रेमवर्क हैं, तो ये सारा सिस्टम हमारा अच्छा चल रहा है। ब्रिगेड साहब, अब ये तो जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की हमारी तरफ से हम देख रहे हैं कि बेहंगम किस्म के शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है, जो पैसेज वेज हैं, जो कि पानी के रास्ते नकासी आपके सिलसिले हैं, जो आप कह रहे हैं कि पुराना सिस्टम है उसको भी ख़राब किया जाता है, मींस कि उसको भी बाज़ औक़ात बंद किया जाए या उसको इतना ना बनाया जाए कि जिसमें इस तरह की सूरत हाल में ज़्यादा पानी गुजर सके। हमने 11 वाला वाक़या जो इस्लामाबाद में हमने देखा गुज़िश्ता 2 मरतबा हुआ गुज़िश्ता मानसून्स के हवाले से, तो ये वाक़यात भी हैं और इसमें भी हमें कुछ टाउन प्लानिंग जो है उसको देखना होगा। जी बिल्कुल, जिस तरह के मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, ये नाला लई की एग्जांपल आपने पहले भी जिक्र किया कि सवां रिवर में आके गिरता है। तो नाला लई की एग्जांपल ले लें कि इस साल इसकी भल सफाई हुई, इसकी मेंटेनेंस हुई 2 करोड़ रुपए की रकम से, और इसको मॉनसून से पहले बखूबी देखा गया, और इसके अंदर अर्ली वार्निंग सिस्टम भी जायका की मदद से लगा हुआ है। तो आप देखें कि इसका जो लेवल है 23 फीट तक गया, बट कोई भी जानी नुकसान मेजर नहीं हुआ, माँ सिवाय 2 अमवात के, जो कि जिनको अर्ली वार्निंग शायद पहुंच नहीं सकी, या वो पानी के रास्ते में मौजूद थे। अदरवाइज कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बिल्कुल। और हमने ऐसे भी मनाजिर देखे कि पुलिस वाले हाथों में लेके वो जो हॉर्न टाइप का जो वार्निंग सिस्टम है उसको बजा रहे थे। जी। तो हमारे पास तो जी। एक मैकेनिज़्म मसाजिद का भी मौजूद है, हमारे पास तो एक ऐसा सिस्टम है कि जो कि कम्युनिटी वेलफेयर के हवाले से भी काम करता है, जिनको मस्जिदों की बात कर रहे हैं, तो उधर भी ऐलानात किए जा सकते हैं और लोगों से उन इलाकों को खाली या दूर रहने की बात की जा सकती है। ये जो आप एस्पेक्ट जो उठा रहे हैं, ये बहुत अहम है। हम्म। ये है कि जब मॉनसून की तैयारी हो रही होती है, उसकी मॉक एक्सरसाइजेज होती हैं, मुख्तलिफ लेवल के ऊपर कम्युनिटी की ट्रेनिंग हो रही होती है, इसी तरह जो जितने भी आपके सीवरेज सिस्टम है, निकासी आपके रास्ते हैं, नाले हैं शहर के अंदर, इनकी सफाइयाँ ज़रूरी हैं। इस सारे सिस्टम को देखने के लिए डिस्ट्रिक्ट का जो प्लान है, जो डीसी साहब जिसको हेड करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। हम्म। हर जिले का एक डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होता है बना हुआ। हम्म। उस डिस्ट्रिक्ट को किस किस्म के थ्रेट हैं, वहां पे लैंडस्लाइड आ सकती है, ग्लाफ आ सकता है, या पे अर्बन फ्लडिंग हो सकती है, या रिवराइन फ्लडिंग हो सकती है, उसके हिसाब से फिर उसने कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होती है। फॉर हम्म। एग्जांपल अर्बन फ्लडिंग जिस तरह ये जेलम और चकवाल में हुई है, इसमें आपको रिवराइन फ्लडिंग वाली कश्तियां नहीं चाहिए होती। इधर आपको प्लास्टिक की छोटी कश्तियां चाहिए होती हैं, जो शहरों में फौरी लोगों को रेस्क्यू करें, उनको सामान निकाल के एक जगह से दूसरी जगह पे फौरी तौर पे उनको निकाला जा सके। हम्म। ये डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान का बहुत अहम जुज्व है जो आप उठा रहे हैं पॉइंट, कि एक तो उसका प्लान होना, उसके मुताबिक तैयारी होना, और उसके साथ साथ उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना उस जिले की। हम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट लेवल पे पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, रिस्पांस प्लान बनाते हैं, शेयर करते हैं विद प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज, और फिर उन्होंने जिले इंतजामिया के साथ और मुख्तलिफ मकामी लोगों के साथ शेयर करना होता है, ट्रेनिंग करानी होती है, ताकि वो जब डिजास्टर आए तो दे शुड बी वेल प्रिपेयर्ड, और उनको पता होना चाहिए कि इस टाइम पे क्या
हमारे एक्शन होने चाहिए, जिसको हम एंटिसिपेट भी कर सकते हैं एक्शंस को कि ये एक्शन होने चाहिए, और अगर नहीं किए तो वो पहले से तैयार हों, ताकि अपने माल मवेशी, खानदान, जायदाद, उनको सेफ जगह के ऊपर ट्रांसफर कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और नाजरीन, हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रोग्राम के हिस्से की जानिब। मैं लेता हूँ वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा पे खुशामदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट में। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं अमजद अली खान नियाज़ी साहब, रुकन कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ। खुशामदीद कहते हैं अमजद साहब आपको। वालेकुम अस्सलाम आसिम भाई, थैंक यू वेरी मच। अमजद साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त तो दो चीज़ें सामने आ रही हैं, सेनेट इलेक्शन और उसके अलावा आप लोगों की तहरीक के हवाले से बात हो रही है। पहले ये बताएं कि सेनेट इलेक्शन में ऐसे नाम फिर क्यों नज़र आ रहे हैं जो कि पार्टी छोड़ चुके थे, जिन्होंने अपनी वफादारियां तब्दील की थी और जिनके बारे में कह दिया गया था कि ये क्रॉस हो गए इनके नाम हमेशा के लिए। तो अब अगर हम बात करते हैं अफरीदी साहब का, मिर्ज़ा अफरीदी हैं, दिलावर खान हैं, ये पैसे वाली असामियाँ, मोटी असामियाँ कहा जाता है इनको टिकट कैसे इशू कर दिए गए? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आसिम, ये पार्टी जो है वो वर्करों की पार्टी है और अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब ने स्ट्रगल भी की है, इस वर्करों ने जान की कुर्बानी भी दी है और मैं समझता हूँ जेलें भी काट रहे हैं, खान साहब भी जेल बैठे हैं इस जद्दोजहद में। आपका ये कहना कि जी यहाँ पे कोई पसंद या नापसंद चल रही है, देखिए जो भी पॉलिटिकल हमारी कमेटी हो, कोर कमेटी हो, वो खान साहब को अगर कोई चीज भेजती है, कोई डॉक्यूमेंट भेजती है, कोई नाम भेजती है, तो देखिए उनका काम है उनको देखना और उसके ऊपर अगर खान साहब कोई फैसला करते हैं तो हमें वो फैसला अमीन होता है, अगर वो फैसला नहीं करते तो वो सबको नामंजूर होता है। उसके ऊपर हमारी जो पॉलिटिकल कमेटी है वो बैठी है और सारी चीजें जो है वो देख रही है। आपके इल्म में होना चाहिए कि जैसे ही इलामिया आएगा पॉलिटिकल कमेटी का भी और कोर कमेटी के भी, सारी पाकिस्तान की अवाम भी देख लेगी और मीडिया भी देख लेगा। इंशाअल्लाह ताला कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जिसमें शफाफियत ना हो। हमारा डे वन से, आज से नहीं पहले से हमारा एक मौक़िफ़ रहा है कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट के जरिए हो, क्योंकि हमेशा ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि सेनेट के इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग होती है। तो हम समझते हैं कि इसको रोकने का कोई ना कोई मैकेनिज्म होना चाहिए जिसमें अपर हाउस जो है वो हमेशा से इल्जामात की ज़द में रहा है और जब एक मेंबर पार्लियामेंट या अपर हाउस का जो मेंबर है उसकी क्रेडिबिलिटी जो है एट स्टेक आ जाए तो ये हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि ये निज़ाम की भाई फेलियर होगी, फिर इससे कोई जमहूरियत का कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि जमहूरियत अभी भी इल्ज़ाम जो लग रहा है अमजद भाई वो यही लग रहा है कि मोटी असामियों से मुराद ये है कि पैसे वाली असामियाँ, 32 करोड़ से 50 करोड़ सेनेट की सीट का रेट है वोट के हवाले से। तो आपको लगता नहीं है कि पैसे वाले फिर छा जाएंगे और वो लोग जो कि वर्कर हैं और वो लोग जो कि इसमें पार्टी में अपना, आपने जिसकी मिसाल दी कि सजाएं भी काट रहे हैं, सारा कुछ है, उनकी जगह ऐसे लोग जो छोड़ चुके थे उनको दोबारा ले आया जाए? आसिफ, मैंने पहले भी अपने मीडिया टॉक में यही बात की है कि ये वर्करों की पार्टी है, वर्करों का हक है और इंशाल्लाह वर्करों को अपना हक दिया जाएगा। कभी भी वर्करों को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें वर्करों का शामिल है। सही। और आपका कहना कि दिलावर आ गया, मेरे इल्म में तो नहीं है कि दिलावर आ गया। दिलावर मैंने तो नहीं सुना, और मिर्जा इसलिए अपोजिशन की बातें मैंने सुनी है। वो कह रहे हैं जी कि हम तो बड़ी जी कुर्बानियां दे रहे हैं, हमारी सीटें 25 सीटें आपने छीन ली, आप तो 1.5 जो है वो 1.5 भी नहीं बनती थी, एक सेनेट की आपकी सीट बनती थी, आप हमारी 4 छीन के लेना चाहते हैं, तो किस चक्कर में लेना चाहते हैं? देखिए ये इस निजाम का फेलियर नहीं है कि जहां 15 सीटों वाला 200 सीटें ले गया
जहां उनकी एक सीट थी वो 5 सीटें लेना चाहता है। तो ये भी आप सोचें कि वो मीडिया पे अब अजीब तरीके के साथ ट्रोलिंग हो रही है जी कि हमारे साथ जी बड़ा जुल्म हो रहा है, हम बड़ी जमहूरियत के लिए कुर्बानी दे रही हैं। जमहूरियत के लिए कुर्बानियां देते तो आप ये सीटें ही ना लेते, बल्कि कहते कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट है, उसको मिलना चाहिए। अफसोस है कि जमहूरियत जमहूरियत कहते हैं लेकिन जमहूरियत को तस्लीम नहीं करते। ये वो नाम की जमहूरियत चाहते हैं जिसमें अपना मफाद हो। वो कहते हैं ना, आओ मिल के खाते हैं, आओ मिलकर खाते हैं। ये इनका मफाद है। COD जो है इन्होंने किया था। बाकी जहां तक अवाम को अगर कुछ मिल रहा है तो उसमें कहते हैं जी वो तो सुप्रीम कोर्ट से जमहूरियत तो एक फैसला रवैयों के नाम है और उसका रवैयों के मजमुए का नाम होता है। बरतानिया में कोई कानून ऐसा नहीं रवैया है भी देखिए, रवैया कि जो अमल से तहरीर हो जिंदगी वहाँ पे बनती रवैयों है। से चीज़ें चलती रही, रवायात से चलती रही है। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारी सियासी जमातें जब भी इक़्तिदार में आई हैं उनके रवैये जमहूरी नहीं रहे, चाहे वो आपकी जमात भी रही हो। हम तो देखिए, अगर हम मफाद देख लो तो हम तो, मेरा लीडर जो है वो जेल में बैठा है, NRO लेता तो आज बाहर होता। वो तो कह रहा है कि मैं जमहूरियत चाहता हूँ, सॉवरेन पार्लियामेंट चाहता हूँ, लोगों का हक चाहता हूँ, लोगों की आज़ादी चाहता हूँ, इकोनॉमी चाहता हूँ, जमहूरियत चाहता हूँ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहता हूँ, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन चाहता हूँ, पाकिस्तान की मईशत बेहतर चाहता हूँ, पाकिस्तान को एक जो है वो उसकी अपनी डिप्लोमेसी हो जो उसके मफाद में हो। ये प्रॉब्लम है मेरे लीडर के तो। अच्छा। और वो तो ये नहीं कह रहा कि मुझे छोड़ दो। लेकिन आप ये बताएं, अब आपकी जो तहरीक की ऐलान हुआ है, 3 महीने 90 दिन का टाइम, बहुत लंबी तहरीक। आपको हम यही देखते हैं कि PTI के अंदर वो जज्बा, वो हौसला, वो एनर्जी, वो पावर जो है वो एक दिन की तहरीक के लिए नहीं होती। आपस में लड़ लड़ के हमने देखा है कि एक दूसरे की लातें और टांगे खींचने वाले काम चलते हैं। तो इस तहरीक का क्या अंजाम होगा? आसिम, जब 2022 में 9 अप्रैल था ना, 9 अप्रैल को हमारी गवर्नमेंट गई 2022 को। कहा गया जी गर्मियां हैं, तहरीक नहीं चलेगी, तहरीक चली। फिर कहा गया जी सर्दियां आ गई, तहरीक जी अब खत्म हो जाएगी, तहरीक नहीं बंद होगी। हम तो पिछले 3 साल से हालत तहरीक में है ना। हमने तहरीक रोकी कब है? उसकी शेप मतलब मुख्तलिफ हुई, कभी जलसों की शक्ल में, कभी रैलीज की शक्ल में, कभी उसको लॉन्ग मार्च का नाम दिया गया। तो हम तो जमहूरियत के लिए खड़े हैं, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हैं। हम कुछ जाती मफाद के लिए नहीं खड़े। मुझे एक बात बताएं, क्या इमरान खान कामयाब नहीं हो चुका? आज पाकिस्तान का हर चैनल इमरान खान के बगैर, इमरान खान की बात के बगैर, पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की बात के बगैर कभी बातचीत हुई है? नहीं हुई। चैनल चलते ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से अलिफ से लेके जे तक। और फिर मैं दूसरी बात करना चाहूंगा कि क्या इमरान खान को जेल के अंदर रख के मेरे किसान को उसका हक मिल गया? क्या उसको अपनी फसलों की कीमत मिल गई? क्या नौजवान को रोजगार मिल गया? क्या गरीब को एक वक्त का खाना मिल गया? जहां पे अभी सर्वे हुआ है 2 करोड़ लोग जो है वो बेरोजगार हो गए। ये नालायकी नहीं है इस गवर्नमेंट की, जहां 12 करोड़ लोग एक वक्त के खाने से महरूम हो गए। ये इस गवर्नमेंट के जो लल्ले तलल्ले खत्म नहीं हो रहे। अपने लिए मराद जो है वो अशराफिया जो है 100% है, गरीब के लिए जो है वो एक वक्त का खाना नहीं रहा। आज लोग पाकिस्तान को छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं। आज मेरा बलूचिस्तान खून के आंसू रो रहा है। क्या इन लोगों ने वहां पे काम किया इस फॉर्म 47 की गवर्नमेंट पे, जिसके ऊपर ये लोग एतमाद नहीं करते? वहां के लोगों को देखें। आज हमारे लिए जो है वो गरीब जो है वो गरीब तर हो गया है। बात ये है कि बात से बात निकलती है और बहुत दूर तलक जाती है। कोशिश करें कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आए, पाकिस्तान के अंदर बिजनेस चले, सिस्टम चले। लेकिन अफसोस बात यह है कि इमरान खान को क्या जेल में रख के, इमरान खान के बगैर ये सिस्टम चल रहा है? तो मुझे बताएं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अमजद अली खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और अपनी राय से हमें आगाह किया। प्रोग्राम का ये हिस्सा यहाँ तक था। अगले गेस्ट के साथ अगले हिस्से में शामिल होते हैं। पहले तो वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा पे खुश आमदीद कहते हैं और प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जिस तरह होशरबा इजाफा हुआ और जिस तरह हुकूमत ने ये सख्त एक्शन लिया है, यानी एक्शन इस लिहाज से कि लेवी की मद में IMF के कहने पे आप कीमतें जिस तरह बढ़ा रहे हैं उसका इम्पेक्ट क्या आएगा। आबिद कयूम सुलहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एग्जेक्टिव डायरेक्टर हैं SDPI के। खुश आमदीद कहते हैं आबिद साहब आपको। जी बहुत शुक्रिया। आबिद साहब, पेट्रोलियम मसनूआत और लेवी को बढ़ाना, IMF की शराइत और IMF का कहना कि सख्त मॉनेटरी पॉलिसी इस्तेमाल करें और उसके ऊपर कारबंद रहें, तो ये तो जो हुकूमत क्लेम कर रही थी कि हमने महंगाई की शरह को रोक लिया, तो ये तो डायरेक्टली आपने एक ऐसा पेट्रोल बम मारा है कि जो सारी कीमतों को, तमाम चीज़ों को, शारियों को उड़ा देगा। असल में थोड़ा सा इसमें देखने की जरूरत ये है कि एक इजाफा हुआ था जो 1 जुलाई को हुआ था, जी, और जो बजट में चीज़ें रखी गई थी वो आपका उसका इम्पैक्ट जो था वो 1 जुलाई को नज़र आ गया था कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की शरह में इजाफा हुआ, कार्बन टैक्स जो था 2.5 रुपये पर लीटर उस पे पेट्रोल और डीजल पे वो इम्प्लीमेंट हो गया। अब ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आज जो हम पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं या डीजल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि 2-3 हफ्ते पहले पाकिस्तान में इंपोर्ट हुआ होगा उस वक्त की प्राइस के हिसाब से, तो ये जो ईरान और इसराइल की जंग जो थी हफ्ते 1.5 हफ्ते की, उसमें पेट्रोलियम की कीमतें आलमी मंडी में क्रूड ऑयल की कीमतें जो थी वो $80 पर बैरल को क्रॉस कर गई थी, और पाकिस्तान में उनकी कीमतें जो हैं आपने देखा होगा कि वो उस वक्त मुस्तहकम रही, उसका इजाफा नहीं हुआ। तो मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो 15 जुलाई को और गालिबन जो 30 जुलाई को भी अगर आपको कुछ इजाफा नज़र आएगा तो वो होगा जो कि आलमी मंडी में जो पेट्रोलियम की कीमतों में जो इजाफा हुआ था उसका इम्पैक्ट जो है वो पास ऑन हो रहा होगा। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि अगस्त में अगर आलमी मंडी की तेल की कीमतें यही रहती हैं जो कि आजकल हैं 68-69 डॉलर पर बैरल, तो इसमें कुछ हद तक जो कमी है वो पॉसिबल है। लेकिन दूसरी चीज़ जो है वो ये भी है कि IMF के साथ जो रेवेन्यू में बढ़ाने के लिए जो बात तय की गई है वो ये है कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में बेतदरीज इजाफा किया जाएगा प्रोग्राम के दौरान। तो अगर तो ये रेट यही रहता है और बेतदरीज इजाफा होता है तो शायद कोई इतना इम्पैक्ट नहीं आए, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आलमी मंडी में तेल की कीमतें भी बढ़ती हैं और डेवलपमेंट लेवी को भी बढ़ाना पड़ता है तो फिर हुकूमत और अवाम दोनों के लिए एक मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाएगी, क्योंकि इसका मतलब सीधा सीधा यही होगा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती जाएंगी, हुकूमत को उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होगा और अवाम का उसका पे करना मुश्किल हो जाएगा। जी, इसमें अगर हम बात करते हैं आबिद साहब, तो अगर हम उस क्लेम को देखते हैं, अभी भी जो इजाफा किया गया उससे महंगाई की शरह बढ़ने में रुकावट नहीं होगी, उसमें इजाफा ही होगा, और एक आम आदमी की जो कुव्वत ख़रीद है और जो एक आम आदमी के एक्सपेंडिचर्स के हिसाब से उसकी बजटिंग है वो आउट होती नज़र आती है। तो ये तो हुकूमत के लिए भी मुश्किल होगा और आवाम के लिए भी मुश्किल होगा, इसका सारा मलबा हुकूमत पे ही गिरता है। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि उम्मीद की जा रही है कि तेल की कीमतें जो है वो मतवाजन रहेंगी, स्टेबल रहेंगी अगले फाइनेंशियल ईयर में, और अगर वो स्टेबल हैं तो फिर ये इजाफा आप देखेंगे कि अगर ये 31 जुलाई को नहीं तो 15 अगस्त तक ये इजाफा जो है ये वापस आ जाना चाहिए। अच्छा, अगर वापस ना आया, क्योंकि हमने ये देखा है कि बहुत सारी चीज़ों में इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कम हुई तो हमें कह दिया गया कि जी बलूचिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर या सड़कें बनाने के लिए इन पैसों को इस्तेमाल किया जाएगा, अब हम ये काम करने जा रहे हैं, उसके लिए पेट्रोल की कीमतें कम नहीं कर रहे और इसका पैसा उधर जाएगा। तो ये तो हुकूमत के अपनी पॉलिसी मैटर्स की भी बात आती है। अब अगर आप इस प्रोग्राम के जरिए ये आइडिया दे देंगे तो हो सकता है कि सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए ये इजाफा ना रोक लिया जाए। हमने बांग्लादेश के सैलाब के कई सालों तक पैसे भरे हैं भाई। आबिद कयूम सुलहरी साहब, ये बात ये आपको मालूम है? सालों तक नहीं, दहाइयों तक भरे हैं, दहाइयों तक भरे हैं, मैं वही बात कर रहा हूँ, जो कि कई 70s का तो सैलाब था और उसके बाद आज तक हमारे पेट्रोलियम के अंदर वो चीज़ शामिल थी, पैसे, चंद पैसे जो थे। हाँ, तो बस अब देखते हैं कि ये किस तरीके से ये चलता है, लेकिन मेरा अपना आइडिया ये है कि ये वाला 15 जुलाई वाला जो इजाफा था ये कम हो ये शायद जाएगा। 1 जुलाई के लेवल पे आ जाना चाहिए इसको।
अगर 31 को नहीं आता तो 15 अगस्त तक आ जाना चाहिए। अच्छा आबिद साहब, एक हमने क्योंकि इस पे प्रोग्राम्स किए हैं काफ़ी, आपके साथ भी पेट्रोलियम के जो हमारे सेक्रेटरीज रहे हैं फॉर्मर, उनसे भी बात की। उन्होंने कहा पेट्रोलियम की लेवी के साथ साथ एक शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर एक कुशन रखा जाता है कि आलमी मंडियों में अगर कीमतें बढ़ जाती हैं तो वो एक्स्ट्रा पेमेंट कलेक्ट करके ऑलरेडी एक पूल में जमा की जाती है ताकि उसका लोड आवाम पे ना शिफ्ट किया जाए। तो वो तमाम पॉलिसीज़ और वो तमाम पैसे और वो तमाम कुशंस किधर गए? देखिए वो सारे पैसे जो हैं वो एक कंसोलिडेटेड फंड है, जो कि आप देखते हैं कि जी हुकूमत ने एक रेवेन्यू टारगेट पूरा करना है, हम्म तो वो उस रेवेन्यू टारगेट पूरा करने के लिए चले जाते हैं। हम्म या तो एफपीआर जो है बहुत एक्टिव हो जाए और जी जी, वाकईतन सेनेट ये के जो चेयरमैन की अ, तनख्वाहें आपने देखा किस तरह बढ़ी, तो वो उसके उसको भी तो पूरा करना है। यानी जो भी आपके वो जो अखराजात हैं उनको पूरा करने के लिए अगर आपका रेवेन्यू एफपीआर से पूरा नहीं होगा तो फिर ये इस तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस से पूरा होगा, और जी, सारा कुशन जो है वो भी फिर उसमें इस्तेमाल हो रहा होगा। तो हुकूमती जो इकदामात हैं, हुकूमती जो अखराजात हैं, उसमें कटौती नहीं हो रही आबिद साहब, और एक तरफ आवाम इस पे दफा बोझ। इस दफा ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है समझनी। अगर आप मौजूदा जो आईएमएफ का प्रोग्राम है उसको पढ़ें, हम्म जिसका कि अभी 15 सितंबर को रिव्यू स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें बड़ा क्लियरली ये लिखा गया है कि अगर रेवेन्यू पूरा नहीं होगा तो फिर एक्सपेंडिचर जो है वो साथ साथ कम करना होंगे। हम्म तो जो जो इस क्वार्टर में जब रिव्यू हो रहा होगा पहले क्वार्टर में, तो रेवेन्यू का टारगेट पूरा ना हुआ हो किसी वजह से, तो फिर हुकूमत को बताना होगा कि उसके बदले में कौन कौन से अखराजात जी, जो हैं उसकी वो मद में कम कोई किए नया जाए। टैक्स लग सकता है या पेट्रोलियम की प्राइसेस में नया इजाफा हो सकता है, और उसके बाद कहा जा सकता है जी मजबूर हैं, हम मकरूज कौम हैं, हमें कर्जा उतारना है तो हमें ये अमल करना पड़ रहा है। वो तो टारगेट पूरा कर लेते हैं अपने अखराजात पूरा करने के लिए। हम बस अब देखना होगा कि किस तरीके से पूरे होते हैं, लेकिन चीज़ें मेरा ख्याल है कि एक जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो डॉक्टर शमशाद अख्तर के दौर से शुरू हुई थी हम्म वो अभी तक माशाल्लाह मुस्तहकम है। और अब सिर्फ ये देखना है कि मौजूदा सैलाब जो हैं, जो कि अभी भी इसके 3 स्पेल बाकी हैं मानसून के, हम्म वो खुदा न अल्लाह खास्ता रहम फरमाए, ग्रोथ को अल्लाह किस रहम तरीके फरमाए। हाँ, जी, तीन किस तरीके से अशारिया इम्पेक्ट करें। दो एक फीसद इजाफे का आईएमएफ ने भी पाकिस्तान के ऊपर आवाम को शुनीद सुना दिया कि महंगाई में इजाफा होगा। यानी कि इम्पॉर्टेंट जो आपके ऊपर बोझ है वो सारा आवाम पे है। आप अगर 3.21% की बात कर रहे हैं तो एक्चुअली ऑन ग्राउंड रियलिटी ये 10% से ज़्यादा हो जाता है। आपको भी मालूम है इस चीज़ का। वो ये तो आपके गवर्नेंस के इश्यूज हैं, और इसमें सूबाई हुकूमतों को अपना बड़ा मेजर रोल प्ले करना होगा। हम्म प्राइस स्टेबलाइजेशन जो है वो वफाकी हुकूमत नहीं कर पाएगी, वो हम्म उसके लिए सूबाई हुकूमतों को देखना होगा। और जो दूसरा इम्पोर्टेंट इसमें जो एक एज ए कंज्यूमर जो हमारी साइकी में भी है, उसको हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। इस वक्त हम इस्लामाबाद में दोनों भाई बैठे हुए हैं, और हमें पता है कि इस्लामाबाद के जो ग्रॉसरी के और सब्जी फलों के रेट जो हैं वो गोश्त वगैरह के, वो आपको सेक्टर टू सेक्टर चेंज होते जाते हैं। जी, महंगा तरीन आप शहरों एक में सेक्टर शुमार में होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हर सेक्टर में चेंज होते हैं। उस हम्म शहर में भी एक सेक्टर में है तो वहाँ पे कम होंगे, किसी और सेक्टर में है तो हो सकता है वहाँ पे ज़्यादा हो। और अगर आप वही चीज़ पीर बधाई से लेने जा रहे हैं तो आपको उसका रेट जो है वो थोड़ा यकसर सा मुख्तलिफ डिफरेंट मिल होता रहा है। होगा, बिल्कुल ऐसे ही है। यकसर मुख्तलिफ होता है। और उसी को जो स्टेट बैंक और फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अदाद शुमार में उसको कहा जाता है कि जी जो होल सेल और रिटेल मार्केट का फ़र्क है, तो हमें थोड़ा सा जो कंज्यूमर के तौर पे भी देखना होगा कि अ, हम किस तरीके से अपने जो ख़रीदारी का बिहेवियर है उसको कैसे चेंज करें कि ये जो गवर्नेंस के मसाइल के ज़रिए महंगाई क्रिएट होती है उसको हम्म रोका जा सके। और उसमें एक चीज़ बहुत क्लियर है, मैं तो पूरे 2 हफ्ते के जो आलू प्याज सब्जी वगैरह हर चीज़ है वो वहीं से मंगवाता हूँ, ताकि वो मेरे पास हो, और उसको मैं जो है इस्तेमाल कर सकूँ, बजाय इसके कि मैं सेक्टर की लोकल दुकानों पे जाऊँ यहाँ से कि हर चीज़ डबल रेट पे ये मिल रही बहुत होती अच्छा है। मशवरा आपने दिया है, क्योंकि आप सेक्टर वाइज हर शहर के अंदर है, लाहौर हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, हर एरिया वाइज जो है चीज़ों के प्राइसेस में, और गवर्नेंस के ये बहुत बड़े मसाइल हैं जिसके ऊपर हुकूमत को जी सोचना होगा। तो डेफिनेटली हमारे पास आवाम के लिए भी थोड़ा सा सोचने के स्मार्ट, जिसे कहते हैं ना, परचेजिंग और ग्रॉसरी का एक कल्चर अडॉप्ट करने की हमें ज़रूरत है। अच्छा कयूम साहब, ये बताइएगा कि जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसिंग के हवाले से, पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से, आपने
इसराइल ईरान जंग का जिक्र किया, या जो भी उसका इम्पैक्ट हमने देखा जो आया कुछ हफ्तों पहले और जो हमने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट बिल के हिसाब से हम प्राइसिंग कर रहे हैं, आपको लगता नहीं है कि आइंदा आने वाले दिनों में जिस तरह कीमतें गिरेंगी तो उसको गिराने या उसका इम्पैक्ट जो है वो आवाम तक पहुंचना चाहिए, तो ये हुकूमत कर लेगी? देखिए, अगर तो हुकूमत एफपीआर के जरिए अपना रेवेन्यू पूरा करने में कामयाब हो गई तो यकीनन वो इसको करने की करेगी। अगर वहां पे शॉर्टफॉल आ रहा होगा तो यही है, आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस ही हैं। यह नहीं होगा, अगर यहाँ पे कुछ रिलीफ देना होगा तो जीएसटी 17 से 18% हो जाएगा। अगर जीएसटी जो है उसको 17 पे बरकरार रखना तो किसी और चीज में इजाफा नजर आ रहा होगा। तो ये तो बहुत क्लियर है इस वक्त कि आपको अपने रेवेन्यू के टारगेट जो है वो मीट करने हैं, और इन रेवेन्यू के टारगेट को मीट करने के लिए अगर डायरेक्ट आपका एफपीआर जो है डायरेक्ट टैक्सेस से इकट्ठा नहीं करेगा तो फिर वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से ही आएगा। और ठीक। पेट्रोलियम जो है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अभी तो ये भी देखना है कि अगर हमें कस्टम ड्यूटीज कम करनी है, जो कि आईएमएफ के इस प्रोग्राम में एक शर्त है, तो उसका भी इम्पैक्ट आएगा। उसको भी कहीं ना कहीं पे आपको पास ऑन करना होगा, क्योंकि ये जो कस्टम ड्यूटी है ये भी मतलब रेवेन्यू हालात का एक इतने बहुत अच्छे नज़र हमें नहीं आ रहे। यानी इसके लिए बड़ी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जरूरत है कि ठीक। हम किस तरीके से इस वक्त सोशल प्रोटेक्शन जो है उस पर फोकस करें, किस तरीके से जो तनख्वाहदार तबका और एक मिडिल क्लास इनकम अर्नर है उनको हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद करीम सुलैरी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, प्रोग्राम में अपनी राय का इजहार किया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें अपने रवैयों से भी और अपने ज़िंदगी के जो तर्ज़ ज़िंदगी है उसके अंदर तब्दीलियों से भी बहुत सारी चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। एनवायरनमेंट के हवाले से बात करें, अभी हम जिस तरह कह रहे हैं मानसून के और स्पेल्स आ रहे हैं, तो हम अपने जो कुछ आउटिंग के प्लान है या फिर हम छुट्टियां हैं बच्चों की तो घूमने फिरने का प्लान बनाते हैं, अकॉर्डिंगली मौसम की मुनासबत से देख के निकलें। और उसके बाद जहां पर ऐसा इंसिडेंट हो रहा है या जहां पर आपको अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा होता है उन जगहों से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए, और बजाय सेल्फियां और वीडियोस बनाने के लोगों की मदद करनी चाहिए। यही वाक़या हमने सवात में देखा, यही हम रावलपिंडी इस्लामाबाद में देख रहे थे। मदद करने के लिए कुछ ऐसे टूल्स हैं जिसमें आपको कम से कम बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें आपके करीब तरीन रस्सी हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो कि डूबते को बचाने के लिए काम आ सके, उसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। और साथ साथ अगर हम बात करते हैं अपने रवैयों के हवाले से, तो ये वीडियो और ये जो सोशल मीडिया के अंदर ठीक है, डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन के लिए चीज़ ठीक होती है, लेकिन उससे ज़्यादा हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए कि लोगों के नुकसानात और लोगों की जानों को बचाया जाए। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।